क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा में 100% आते ही आते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसको पूरा अंत तक देखिए और इसमें आज हम लोग जरूर ऐसी चीजें करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में 101% की गारंटी के साथ में क्वेश्चन आने वाले हैं। आज हम लोग रिवीजन वर्क की तरीके से क्लास को चलाएंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे कि डी ब्लॉक जो चैप्टर आपको दिया गया है उसके कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं कि M+2 प्रकार का M+2 प्रकार का कोई आयन है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है। M+2 प्रकार का आयन है जिसका परमाणु क्रमांक 27 है। अब आप जान गए होंगे कि 27 किसका एटॉमिक नंबर होता है? कोबाल्ट का। कोबाल्ट का तो M की जगह पे क्या हो गया? कोबाल्ट हो गया। यहां से क्वेश्चन आपको दो प्रकार से तीन प्रकार से पूछे जा सकते हैं और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है और 2 नंबर में मिल सकता है और 1 नंबर में भी मिल सकता है। देखिए कैसे। पहला क्वेश्चन यही है कि M+2 प्रकार का आयन है जिसका एटॉमिक नंबर आपको यहां पे दे दिया गया है Z=27। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन ये हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। और तीसरा क्वेश्चन भी यहां से बनता है कि इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है तथा इसकी चुंबकीय प्रकृति बताओ। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने तीन क्वेश्चन यहां पे कर दिए। 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या है कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं और तीसरा क्वेश्चन यहां से है कि इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होती है। तो यहां पर देखिए 3 क्वेश्चन आपको मिल गए। यहां पर एक चीज छूट गई है कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए कि ये M+2 का मतलब है यहां पर कोबाल्ट और ये +2 चार्ज हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको हम बता दें कि अगर आपसे गलती ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले नंबर पे हम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखेंगे, पहले नंबर पर हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। कैसे? ऐसे कि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27। ठीक, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 27 हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और देखिए 10 20 यहां क्या हो जाएगा? 3d7 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने में दिक्कत होती है तो चलिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखिए।
उसी तरीके से मैं यहां पे आपको एक बार करके दिखा देता हूं कैसे लिखा जाता है। एस एस पी एस पी एस डीपीएस और फिर डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस और एफडीपीएस। यहां पे हमको इतने बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इतना ही रखेंगे यहां से। एस की स्टार्टिंग 1 से 1 2 3 4 और ये हो गया 5। फिर पी की स्टार्टिंग 2 नंबर से 2 3 4। ऐसे ही डी की जो स्टार्टिंग करेंगे वो हम कहां से करेंगे, 3 नंबर से करेंगे, तो ये 3 हो गया। कितना, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, एस में फिर से 2, पी में 6, एस में 2 और कैलकुलेट कर लीजिए यहां पर 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और कितना बचा 7। इस प्रकार से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लोगे, बाकी का ये यहां से गायब कर दो। निकल के आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको मालूम हो गया कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं यहां से इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए एस में ऑर्बिटल कितनी होती है, 1 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 भर लिए। ऐसे ही यहां पर भी पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 जो कि हुंड के नियम से ही भरे जाएंगे। एस में फिर से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल फिर से है हमारे पास में। पी कोष में 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और फिर क्या है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर देखिए क्या है, डी ऑर्बिटल। डी उपकोष में 5 ऑर्बिटल होती हैं, 3 और 1 ये 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, 7 हैं, हुंड के नियम से भरिए एक एक करके, 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। तो स्टार्टिंग से यहां पे देखेंगे कि देखिए ये भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां पर इसमें युग्मित, ये सब देखिए आपको युग्मित इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हो। यहां पर भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, लेकिन यहां पर आप देखिए ये कैसे हो गया जाकर के, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी है, 3। तो एक क्वेश्चन यहां से हमारा कंप्लीट हो गया है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, इसके अंदर 3 होगी। तो आगे का इसका चुंबकीय आघूर्ण हम किस प्रकार से करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला देखिए, निकाल दें। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर कितनी आ गई हमारे पास में, 3। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यूजिकल टू, फॉर्मूला किसी को याद होगा, नहीं याद है, फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, बता देता हूं यहां से, √n+2 बोर मैग्नेटॉन Bm। ये जो n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं यहां पर लिख देता हूं n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये तो वैल्यू हमको यहां से पता चल चुकी है, n की कितनी है, 3, √3 और 3 + 2 कितना हो गया, 3 × 5। तो ये हो गया जाकर के √15 Bm। कभी कभी ऑप्शन में जब आंसर दिए जाते हैं तो इतना भी दे सकते हैं कि √15 Bm, और कभी कभी इसका पूरा रूट निकाल देंगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा इसका 3.5
Bm। तो इस प्रकार से दूसरा पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। कितना आ गया? 3.87 Bm बोर मैग्नेटॉन। Bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन। अगली चीज यहां पर है कि इसकी चुंबकीय प्रकृति बतानी है। तो चुंबकीय प्रकृति बताने के लिए आपको यहां पर दो बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक बात तो ये है कि अगर उपकोष के ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसकी चुंबकीय प्रकृति जो होगी वो होगी अनुचुंबकीय। और अगर यहां से सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तब इसकी चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी प्रतिचुंबकीय। ऐसे पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपने देखा है कि M+2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके निकल के आए थे। सबसे पहले कितने निकल के आए थे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 3। चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? पैरामैग्नेटिक, मतलब ये अनुचुंबकीय हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इस बात की गारंटी है कि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते जरूर हैं। तो प्लीज आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें। मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे आपके सामने बता दिया। बाकी के भी आप प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद में देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो देखिए यहां से संक्रमण तत्व क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और क्यों, तथा परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्यों प्रदर्शित करते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। वे तत्व जिनमें क्या होता है, वे तत्व जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। अब यहां पे तो बात यह आ गई कि अयुग्मित तो किसी में भी हो सकते हैं। तो क्या करना है, यहां पर एक बात अपनी बढ़ा लेनी है। क्या क्या बात बढ़ाएंगे कि जिनके डी ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको हम लोग कहेंगे संक्रमण तत्व। जैसे जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और उनमें से अगर हम केवल 3 छोड़ दें, कौन कौन से? एक तो मैं छोड़ देता हूं यहां से कैडमियम, दूसरा मैं यहां पे छोड़ देता हूं मरकरी, और तीसरा मैं यहां पे छोड़ देता हूं जिंक। ये 3 ऐसे तत्व हैं जो डी ब्लॉक के तत्व तो जरूर हैं, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। संक्रमण तत्व ना माने जाने का इसका रीजन है, क्या रीजन है? जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं जिंक, और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कर लेता हूं यहां से। कैसे कर लेंगे जरा देखिए। जिंक
जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका देखिए, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। इस वाले एस को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का ये एक सबसे सरलतम तरीका है। क्या, एस की स्टार्टिंग करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। पी की स्टार्टिंग करिए 2 से, 3 4 5 6 और ये हो गया 7। इसके बाद में डी की स्टार्टिंग करेंगे 3 से, 3 4 5 6 और एफ की स्टार्टिंग आप जानते हैं 4 और ये 5 से। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है 30 का, 30 का, तो 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और यहां पे क्या हो जाएगा 10, ये पूरा 30 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक का कितना हो गया, यहां से लेकर के यहां तक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। इस हिसाब से अगर आप देखोगे यहां पे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, आप जरूर इस क्वेश्चन को परीक्षा में कर पाएंगे। देखिए इसमें अगर आप चेक करिए तो डी ऑर्बिटल यहां पे है, तो डी ऑर्बिटल में सॉरी डी उपकोष, तो डी उपकोष में ऑर्बिटल कितने हैं, 1 2 3 और ये हो गए 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि संक्रमण तत्व किसको कहेंगे। डी ब्लॉक के वे सभी तत्व जिनमें डी उपकोष के डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो फिर वे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। लेकिन अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वे डी ब्लॉक के तत्व तो जरूर हैं, लेकिन संक्रमण तत्व वे बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि जिंक में देखिए आप, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहां पर कोई भी नहीं है, सभी के सभी यहां पर युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए ये संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं आएगा। जिंक है, कैडमियम है और मरकरी। रिपीट कर लीजिए, बार बार इसको दिमाग में भर लीजिए, जिंक कैडमियम और मरकरी। जिंक कैडमियम और मरकरी याद कर लीजिए दिमाग में कि ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, क्योंकि यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है कि निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व कौन सा नहीं है। तो आपके दिमाग में भरा रहता है कि डी ब्लॉक में सभी संक्रमण तत्व होते हैं, लेकिन सभी तो नहीं होते। डी ब्लॉक में कौन सा होता है, डी ब्लॉक में केवल जिंक कैडमियम और मरकरी नहीं होते हैं, बाकी सभी के सभी होते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक में ये चीज बात हो गई। अब बात आती है कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या में ऐसे तत्व जो क्या कर सकते हैं, जो एक से अधिक, ऐसे तत्व जो एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, उनकी इस घटना को हम क्या कहते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लेता हूं, लिख देता हूं इसकी परिभाषा, आप नोट्स बना लेंगे। वे तत्व जो एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्या को व्यक्त करते हैं, या ऐसे तत्व जिनमें एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं पाई जाती हैं। ठीक है,
अब देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल ले लूं, जैसे आयरन Fe में अगर आप चेक करिए तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 26 इसका एटॉमिक नंबर, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना बचा, देखिए 10 20 और 6 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो कि इसका आउटर मोस्ट सेल कितना है, आउटर मोस्ट क्या है 4s2 है और 3d 6 है। d में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 भरे हैं, तो ऑर्बिटल कितनी होंगी 5 होंगी। इनको इलेक्ट्रॉन आप भर लीजिए कुंड के नियम से 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 हो गए। और इसके साथ में इससे पहले वाली जिसको हम बोलेंगे सेकेंड लास्ट या पेनिट्रेशन, ठीक, क्या है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये। अब यहां पर देखिए चूंकि Fe +2 की बात करेंगे, जब Fe +2 की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकले इसलिए यहां पर क्या आ गया +2। तो एक तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गई। अभी देखिए यहां पर एक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है आसानी से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर अगली बात करें Fe +3 तो यहां पे हो जाएगा कि 4s 0 और 3d 5 हो जाएगा। तो 2 यहां से और एक यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, टोटल इलेक्ट्रॉन निकल गए 3, इसलिए इसके ऊपर आवेश आ गया प्लस का 3। और आपने देखा कि Fe क्या करता है, 2 प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। कितनी हो गई +2 और +3। जब एक ही तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करने लगे तो ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाले तत्व ये कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक मैं क्वेश्चन और लेता हूं, बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूं। कैसा ले लेंगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से कि कुछ आयंस ले लिए जाएंगे। जैसे यहां पे मैं ले लेता हूं, कौन कौन सा आयन ले लूं, Cu+2, एक मैंने ये आयन ले लिया। मेरा कहने का मतलब है एक ऐसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में, Ni+2, 3 ले लिए मैंने यहां से, और चौथा ले लेते हैं Zn+2। एक पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। मैंने सबसे पहले ऑप्शन लिया यहां, और इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकी कौन है, में से प्रति चुंबकी की पहचान करो। ये बड़ा आसान है, बहुत आसान है कि पहचान करो प्रति चुंबकी। देखिए कॉपर 29, ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d कितना हो जाएगा 10 18 10 28 और ये 29 हो जाएगा। जब इसमें हम Cu+2 की बात करेंगे तो Cu+2 की बात करेंगे तो बाकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा। यहां पे क्या हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा और ये 3d 9 हो जाएगा। और 3d 9 हो गया है तो आप देखो यहां से d ऑर्बिटल बना लीजिए, 1 2 3 और ये 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें आपने देखा कि इसमें ये क्या हो गया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय। ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है प्रतिचुंबकीय। ये हमें ढूंढना है यहां से। तो प्रतिचुंबकीय के लिए फिर हमको आगे और बढ़ना पड़ेगा। जैसे यहां पर अब Fe लिया गया है, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26। 26 कहां पे आ जाएगा, चेक कर सकते हैं यहां से 10, 18 और ये हो जाएगा 20, यहां पर हो जाएगा 26। अब Fe+2 की बात जब हुई है तो क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आपका 4s ये 0 हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और क्या बचेगा 3d6। फिर से वही काम, 5 ऑर्बिटल बनाइए यहां पर, 1 2 3 4 5 और ये 6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहां पर 4, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ध्यान से पढ़ रहे ना, क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अगला देखते हैं, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला देखिए, निकिल है, निकिल Ni, तो 28, यहां पे कितना हो जाएगा 8, और यहां पर क्या दिया गया है आपको Ni+2, तो इसका मतलब ये फिर से 4s 0 हो जाएगा और ये 3d आपका 8 ही रहेगा। यहां से देखिए 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर से आपको यहां पे मिल जाएगा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। अगले की बात कर लेते हैं, जिंक की Zn, जिंक और एटॉमिक नंबर 30, 10, 20 और यहां पे कितना हो जाएगा 30, और यहां से आपको करना है Zn+2, इसका मतलब 4s 0 हो जाएगा और 3d 10 ही रहेगा। डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 और ये 5 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे हैं, युग्मित हैं, इसलिए इसका जो चुंबकीय प्रकृति है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, Zn+2 सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से जिसको नोट करना है। अगला देखते हैं, यहां से एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बिगाड़ दे, ठीक। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कि संक्रमण धातुएं ज्यादातर अनुचुंबकीय प्रकृति की होती हैं, क्यों? अगर मैं यहां पे बात करूं कि संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है, क्यों? बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। क्या होगा आंसर इसका, कि मैंने अभी बताया था कि अगर मैं छोड़ दूं किसको, कैडमियम ले लें, मरकरी और जिंक, इन 3 धातुओं को अगर हम इग्नोर कर जाएं तो बाकी जितने भी संक्रमण तत्व हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसा पाया जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इसलिए वो क्या कहलाएंगे, वो सभी क्या हो जाएंगे, अनुचुंबकीय प्रकृति के तत्व हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको जिंक का बताया था, जिंक में लास्ट में आता है D10, इसमें D10 आता है, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं होता, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है तो यह संक्रमण तत्व भी नहीं है और इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय होगी। इसलिए अगली बात करते हैं कि
अनुचुंबकीय प्रकृति, यहां पर लिखा मैंने संक्रमण धातुएं अनुचुंबकीय प्रकृति की होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से क्वेश्चन लेता हूं कि स्कैंडियम 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 10 20 और 1 21। आप देखो यहां पर कि d ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये देखिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी चुंबकीय प्रकृति क्या होगी? इसकी चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक होगी। आप लोगों को मैंने बार बार बताया ये चीज है कि वही तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे जिनमें क्या होगा, डी उपकोष में या डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम संक्रमण तत्व कहेंगे। ध्यान रखिए इस बात का, बार बार ध्यान रखिए कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन 3 को इग्नोर कर लेते हैं हम लोग हैं। कौन कौन से इग्नोर कर लेते हैं? कैडमियम, मरकरी और जिंक। यहां पर एक बात और आप ध्यान कर लीजिए, ये जो मरकरी आपको दिखाई दे रही, मरकरी एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहें तो उनको तैयार कर लें, चाहे कि आपको तैयार करना ही करना है। आज मैं जितने क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सारे के सारे आपको तैयार करना है। पहले नंबर पर एक क्वेश्चन और जरा देख लेते हैं। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आ गया है कि Cu प्लस लवण रंगहीन बनाते हैं, जबकि Cu+2 के जो लवण होंगे वो रंगीन होते हैं। देखिए Cu प्लस लवण रंगहीन होते हैं, जबकि Cu+2 लवण रंगीन होते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो फिर उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय। इसी प्रकार से अगर मैं कॉपर की बात करूं यहां से, तो अभी अभी कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप सबको मैंने बताया। क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 10 20 और ये 29। जब Cu+ की बात करेंगे तो ये 4s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये बन जाएगा 4s0 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए आपको बता दें बार बार आपको, 3d10 और 4s0, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s0। यहां पे आप देखते हो कि इसमें देखिए, चेक करिए, d ऑर्बिटल 1 2 3 और ये 5। d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा और ये 10वां। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? युग्मित हैं। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। अतः यह प्रतिचुंबकीय भी होगा। प्रतिचुंबकीय
तथा इसके जो लवण होंगे कैसे होंगे? रंगहीन, कलरलेस होते। ठीक, बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अभी बात करते हैं कि Cu+2 की। जब Cu+2 कर लेंगे तो यहां से तो एक इलेक्ट्रॉन गया और यहां से एक और इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 9। और जब 9 हो जाएगा तो आप देखोगे कि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ये इलेक्ट्रॉन आपका देखिए कैसा हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अतः इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय हो जाएगी, अनुचुंबकीय। और इसके लवण कैसे हो जाएंगे? रंगीन हो जाएंगे। ये यहां से एक चीज और मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। डी ब्लॉक चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं आज वो सारे के सारे मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। धैर्य बना के बैठिए और थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट भी करिए, ठीक है? और कोशिश ये करिए कि वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। और इस बात की गारंटी है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो फिर जाकर के आपको पूरे 5 नंबर यहां से आने के चांस हैं। 5 नंबर आपको आ जाएंगे यहां पर, इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके देख लेना है। यहां से मैं आपको बता दूं कि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि Cu+2 और Cu+, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि Cu+ और ये दे दिया गया आपको Cu+2 में से ज्यादा स्थायी कौन सा आयन है? कौन सा आयन है? ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी और वैसे 2 नंबर में डिस्कशन में। चलिए, तो कौन सा स्थायी होगा उसके लिए हम आपको पहले ही बता देते हैं। जरा ध्यान से देखिए इधर, ठीक है? तो समझ जाओगे, नहीं तो ऐसे ही मुस्कुराते रहोगे। मालूम है, कभी उसको देखा है क्या? मेरे गांव में एक गधा है, और गधा क्या होता है कि वो जैसे कोई उसको पीट दे, डंडा मार दे उसको, तो भी अगर उसको ध्यान से देखो उसकी शक्ल मुस्कुराते हुए नजर आती है, ठीक है? और अगर ना मारे उसको तब भी उसको ध्यान से देखो नॉर्मल तरीके से, तब भी वो मुस्कुराते हुए नजर आता है। तो तुलना कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुस्कुरा रहे हो वैसा, लेकिन ये कह सकता हूं कि तुलना आप अपनी कर सकते हैं। उतनी देर से मैं देख रहा हूं कि आपको चाहे आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, ठीक, आप कंटिन्यू क्या करें? मुस्कुरा ही रहे। मुस्कुराने के 2 तात्पर्य यहाँ पे हैं, या तो आपको बहुत अच्छा आ रहा है या तो फिर आपको डैश आ रहा है। समझ गए? ठीक, चलिए 29। इतनी देर में मैंने कई बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आ ही गया होगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। ये अपवाद है, लेकिन मैंने सही क्रम से लिखा है। अब अपवाद वाली बातें इस क्लास में तो आपको नहीं सिखाएंगे, यहां पे तो आप सब जानते ही हैं। अब क्यों ऐसा है वो चलो मैं बता देता हूं। देखिए, यहां पे मान लीजिए d ऑर्बिटल है, तो d, चलो d की जगह हम p ऑर्बिटल मान लें कि अगर p ऑर्बिटल है तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 6। कैसे? 1, 2 और 3। p कोष में 3 ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भरा हुआ है, देखिए 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। हाँ, 6 के 6, ठीक है? तो
6 के 6 का मतलब क्या रिवॉल्वर वगैरह थोड़ी कोई लिए घूम रहे हैं, ना जंगल में जाना है क्या। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिटल आपको कैसी दिखाई दे रही है, फुल फिल्डेड, पूर्ण पूरित। और पूर्ण पूरित हो गई। चलिए अगर 6 का आधा कितना होता है बता पाओगे, शाबाश बता दो। 1 2 3, तो इस वाले को बोलेंगे अर्धपूरित, हाफ फिल्डेड, अर्धपूरित ये रहे। अच्छा ये देखिए 1 2 3, 1 2 3 4, अब बताओ ये कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी अपूर्ण पूरित। ये हो गई पूर्ण पूरित, ये हो गई अर्धपूरित पूरित, और ये हो गई अपूर्ण पूरित। मतलब फुल फिल्डेड, सभी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भरे हुए हैं, आधे भरे हुए हैं तो हाफ फिल्डेड, अर्धपूरित, और देखिए यहां पर ना तो आधे हैं ना तो पूरे हैं, तो ये अपूर्ण पूरित मानी जाएगी। इन दोनों में से ये दोनों अगर इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं या आधे भरे हुए हैं तो ये मानी जाती है स्टेबल। और जो अपूर्ण भरी होती है उसको बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब ये स्थायी, और ये मानी जाती है अस्थायी। अगर इतनी सी बात आपने अपने दिमाग में बैठा लिया आज, तो ये क्वेश्चन तो आपको बड़ी चुटकियों में हो जाने वाला। नहीं, क्या करना है कि अगर पूर्ण पूरित ऑर्बिटल मिलती है तो उसको बोलेंगे वो अस्थायी होगी, सॉरी स्थायी होगी। और अगर अर्धपूरित है तो वो भी कैसी होगी, स्थायी होगी। लेकिन अगर अपूर्ण पूरित है तो वो कैसी हो जाएगी, वो अस्थायी हो जाएगी। तो चेक करते हैं यहां से कि Cu प्लस और Cu+2 में कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। तो Cu प्लस की बात करोगे तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये देखिए यहां क्या बचेगा 3d10, और इसमें क्या हो जाएगा देखिए, आपको देखने की अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कैसी है, पूर्ण पूरित। और पूर्ण पूरित है तो ये कैसी हो जाएगी, स्थायी। कैसी, स्थायी। और यहीं पे अगर हम करें Cu+2 की, तो Cu+2 की बात जब करेंगे तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा, और 3d ये 9 हो जाएगा। 3d 9 हो जाएगा तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये देखिए अपूर्ण पूरित हो गई। कैसी, अपूर्ण पूरित। अपूर्ण पूरित, इसलिए कैसी हो जाएगी, अस्थायी। तो आपको पूरा ये एक्सप्लेन कर देना है। तो आंसर क्या निकल के आ गया यहां से कि Cu+2 कैसी है, अस्थायी है। Cu+2 की अपेक्षा Cu+ ज्यादा स्थायी है। ठीक, स्थायी, स्थायित्व का तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं बता दूं आपको और कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है। आपको तैयार करना है कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तथा इन्हें कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं कि ऐसे सभी तत्व, इसका आंसर हो जाएगा कि ऐसे सभी तत्व या वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन
n-1 d उपकोष में प्रवेश पाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और कौन से तत्व हैं उनके नाम पढ़ने के लिए आप चले जाइए पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो पर, वहां से आपको सारे मिल जाएंगे। यहां से इनको 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। 4 श्रेणियों में से नंबर 1 3D श्रेणी, नंबर 2 4D श्रेणी, नंबर 3 5D श्रेणी और नंबर 4 6D श्रेणी। ये 4 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत किया गया है। इनके सबके नाम कैसे याद करेंगे वो मेरे आपने पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो में आप लोग चेक कर लीजिए, वहां से सारे मिल जाएंगे और बहुत आसान तरीके से वहां पर है याद कर लेंगे तो आप परीक्षा में बैठ करके अच्छे से नंबर भी पा लेंगे। लेकिन आपको मेरी एक बात माननी ही पड़ेगी, क्या कि जो आज की वीडियो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ये सारे आपको पढ़ने हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पढ़ने हैं। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी बताए, मैंने यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्टिव बताए, कंप्लीट क्वेश्चन तो जरूर नहीं बताए यहाँ पे, जैसे कि यही वाला इसको आप पढ़ लेंगे क्योंकि इसको मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, इसको आप पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे यहाँ से। फिर कुछ क्वेश्चन अभी यहाँ पे और बाकी है, जैसे क्या इसमें आपको क्वेश्चन यही है कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं तथा इन्हें कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं, कई बार जब ये लॉन्ग में आ जाता है तब कह देंगे कि इसकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता, यह भी परिवर्ती ही होगा, परिवर्ती संयोजकता को स्पष्ट कीजिए। एक पॉइंट ये बना देते हैं, दूसरा पॉइंट ये बना देते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछ लेते हैं। तीसरा पॉइंट आपको ये बना देते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, फिर इनकी परमाणविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या, ये फिर धात्विक लक्षण, धात्विक लक्षण, इस टाइप से भी कुछ पॉइंट दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इसको स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे यहां से। फिर एक चीज और, एक क्वेश्चन यहां पे पूछ जाता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं या जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, संक्रमण तत्व ही मान के चलिए आप, वे संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं? तो संक्रमण तत्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं? बता चुका हूं मैं, कम से कम 3 गुण इसके लिख देने। पहला गुण इसका यह हो जाएगा कि चूंकि इनका आकार छोटा होगा, आकार छोटा और आवेश घनत्व अधिक, आवेश घनत्व अधिक होता। दूसरा आप यहां से पॉइंट कर सकते हैं कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त करते हैं। दो तो पॉइंट ये हो गए। एक पॉइंट और कि इनमें जो डी ऑर्बिटल होती है वो कैसी होती है? डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से तो क्या होता है, इसकी वजह से तो ये परिवर्ती ऑक्सीकरण का व्यक्त करते हैं। तो एक पॉइंट इसमें और बढ़ा लो कि क्या कर सकते हैं यहां पर कि डी ऑर्बिटल वैकेंट भी होते हैं, और वैकेंट होने की वजह से डी ऑर्बिटल खाली भी होती है, खाली होती है, जिसमें लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसह संयोजी बंध बना लेता है। तो ये तो कारण हो गए इसके, जिसकी वजह से क्या होता है कि संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं। अब देखिए यहां से कुछ मैं और क्वेश्चन आपको बता देता हूं, जल्दी जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए कौन कौन से यहां से क्वेश्चन और आ सकते हैं। दो क्वेश्चन और यहां से आ सकते हैं कि लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये हो गया कि लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं। और इसी में मैंने पीछे आपको बताया था कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, यह क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है। साथ साथ में एक और क्वेश्चन यहां से करना है, एक्टिनाइड तत्व किसे कहते हैं। एक्टिनाइड तत्व किन्हें कहते हैं तथा एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है। एक्टिनाइड संकुचन क्या होता है, स्पष्ट। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के लगभग सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं। डी ब्लॉक से इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यकीन ना मानिएगा तो बोर्ड परीक्षा में बैठिएगा, जब देखिएगा अगर डी ब्लॉक से क्वेश्चन आएगा तो इसी वीडियो से आएगा, निश्चित है कि इसी वीडियो से आएगा। आप देखिए एक और क्वेश्चन यहां से मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से आ जाता है। कई बार एक बहुत माइनर सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका किसका पूछा जाता है मैं बता देता हूं। अगर इसमें पूछा जाएगा तो केवल इन्हीं तत्वों का पूछा जाएगा, जैसे कॉपर का पूछ लेते हैं, आयरन का पूछ लेते हैं, और यहां से प्लेटिनम का, गोल्ड का, सिल्वर का, ये कुछ खास हैं, जिन सीरियम का, ये और इन्हीं के आयनों का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे पूछ लिया जाता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करेंगे और ध्यान रहे कि आपको इस वीडियो को कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से देखना ही देखना है, और इस क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चंस को आपको तैयार करना ही करना है। आप सभी लोग वीडियो पर बने रहते हैं, आप इंटरेस्ट लेते हैं हमारी वीडियो पर। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए और बघेल सर क्लासेस चैनल पर बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।